नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। इकाई 5 हिंदी कविता कालक्रम अनुसार। देखो, मैंने आप लोगों से एक शॉर्ट्स में ये बात बोली है कि हिंदी कविता की यूनिट हम प्रारंभ कर रहे हैं UGC नेट JRF के लिए भी, और साथ ही जो आपका HPSC का सिलेबस है वो भी यहाँ पर क्योंकि सेम है, उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ हम पहले तो आज मैं हिंदी कविता को कालक्रम अनुसार आप लोगों के सामने यहाँ बांट देती हूँ कि किस काल की कौन सी रचना है। दूसरी बात ये कि जो क्लासेस होंगी वो रेगुलर आप लोगों को मिलती रहेंगी यूट्यूब पर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। यहाँ हम हर एक रचना को ध्यान से देखेंगे। मैं आप लोगों को ये भी बताती जाऊँगी कि किस रचना से कौन सी चीज़ें बहुत विशेष हैं जो आती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी यूनिट है, आप लोगों को पता है। तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करें क्योंकि परीक्षा हमारी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जनवरी फरवरी तक आप लोगों की परीक्षाएं दोनों की, यानी HPSC और UGC नेट वालों की परीक्षाएं भी हो जानी है। अभी फॉर्म नहीं आए पर जल्दी ही आप लोगों के फॉर्म भी आने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। मैंने आपको बताया कि यहाँ हम हिंदी कविता को देखेंगे, पहले कालक्रम अनुसार हम इसको बांट लेते हैं। आज की इस क्लास में हम खाली यही देखने वाले हैं कि कौन सी रचना किस समय की है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हिंदी कविता को हम देख रहे हैं तो आदिकाल में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं। तो आदिकाल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पाठ्यक्रम में चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, उसका भी रेवा तट दिया गया है जो कि 27वां समय या सर्ग है। ठीक है, अमीर खुसरो का कुछ एग्जैक्टली यहाँ नहीं दिया गया है कि क्या खुसरो की कितनी पहेलियाँ कितनी मुकरियाँ हैं। खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसमें मेरे पास खुसरो की एक पूरी अपने आप में बड़ी पुस्तक है। कोशिश करूँगी उसमें से अच्छी महत्वपूर्ण पहेलियाँ और मुकरियाँ आप लोगों के सामने मैं साझा करूँ आप लोगों के साथ। आगे देखते हैं हम विद्यापति की पदावली को, जिसके संपादक नरेंद्र झा हैं। उनके पद संख्या 160 से 209 तक हमारे पास आने हैं। तो यहाँ भी मेरा विशेष जोर रहेगा कि जो महत्वपूर्ण पद हैं, क्योंकि सारा का सारा हम नहीं देख सकते, लेकिन महत्वपूर्ण पद आप लोगों के साथ मैं साझा करूँगी। कवियों के बारे में भी जानकारी लेंगे, साथ ही उनकी अन्य रचनाओं को भी देखेंगे, और जो उनके महत्वपूर्ण पद हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उनको भी हम देखेंगे। तो आदिकाल में हमारे पास 3 रचनाएं, 3 रचनाकार हैं, चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति। ठीक है, अगर हम भक्ति काल की बात करते हैं तो भक्ति काल में देख लेते हैं कि कितने रचनाकार हमें भक्ति काल में कवर करने हैं, कितनी चीज़ें देखनी हैं। भक्ति काल में कबीरदास हजारे की जो संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं, तो कबीरदास जी के जो पद हैं वो 160 से 209 के बीच में हैं, वो हमें लेने हैं। जायसी की ग्रंथावली, उसमें रामचंद्र शुक्ल जी का नागमती, जो उन्होंने संपादक रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने उसका नागमती वियोग खंड जो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है उस पर हम टिप्पणी करेंगे। तो नागमती वियोग खंड भी अपने आप में बहुत बड़ा है, तो उसके विशेष जो पद हैं, जो विशेष उसके पैराग्राफ हैं, तो वो हम यहाँ पर लेंगे। और सूरदास जी की बात करते हैं तो सूरदास जी का भ्रमर गीत सार, जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, 21 से 70 तक जो है सूरदास जी के भ्रमरगीत सार के पद लिए गए हैं। कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सामने भ्रमरगीत सार के मैं पद रख सकूं। हालांकि जो प्रश्न आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी कि किस रचनाकार से, यानी किस कवि से रचना जो है प्रश्नों को अधिक पूछा जाता है और किसकी रचनाओं से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर हम आदिकाल की बात करते हैं तो आदिकाल में जो प्रश्न आते हैं, चंद्रवरदाई में रेवा तट के बारे में कुछ पूछ लिया जाएगा, उसके जो पद हैं वो कम आते हैं। अमीर खुसरो की बात करें तो इनकी तो पहेलियाँ और मुकरियाँ ही विशेष हैं, तो पहेलियाँ और मुकरियाँ पूछी जाती हैं। अक्सर एक पहेली या मुकरी जो है आपके किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप ज़रूर आ जाती है। विद्यापति की पदावली की अगर बात करते हैं तो विद्यापति की पदावली से भी प्रश्न आते हैं। विद्यापति से तो आते ही हैं, साथ ही इनके पदावली से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। भक्ति काल की अगर हम बात करें तो कबीरदास जी का भी आपको पता है कि कबीरदास जी के पद से भी कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है कि कबीरदास जी के इस पद में इस शब्द का या इस बात का क्या अभिप्राय है। इसलिए हमें यहाँ व्याख्याएं देखनी होंगी। जिनकी व्याख्याओं पर जोर डालना है वहाँ मैं पूरी व्याख्याएं आप लोगों को बताऊंगी। जहाँ पर कवि की रचनाओं पर, कवि पर बहुत अधिक जोर डालना है, जहाँ से प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाने की संभावना रहती है, वहाँ कवि की अन्य रचनाओं को भी हम लोग देखेंगे।
जायसी की नागमती वियोगखंड महत्वपूर्ण है, यहाँ हमें वियोगखंड को पढ़ना होगा अच्छे से, और जो उसका एक तरीके से कथा है वो हमें पता है, लेकिन और उसको हम बारीकी से जान लेंगे। सूरदास जी के भ्रमर गीत सार से भी प्रश्न आते हैं। मीराबाई की बात करते हैं तो उनके पदों को भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस का उत्तरकांड हमारे पास है, और उत्तरकांड से या उत्तरकांड से कम तुलसीदास जी से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वही मैंने जैसे बताया कि जहाँ हमें कवि को देखना है वहाँ हम कवि को देखेंगे, और जहाँ उनकी रचना पर फोकस करना है वहाँ हम रचना को अधिकतर उसकी रचना पर फोकस करेंगे। अब हम बात करते हैं रीतिकाल की, क्योंकि पूरी रचनाएं यहाँ हिंदी कविता में ली गई हैं। तो रीतिकाल में 2 कवियों को लिया गया है, बिहारी और घनानंद। बिहारी सत्सई में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो दोहा संख्या 1 से 50 है वो ली गई है। घनानंद ने जो कवित का संपादन किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने घनानंद कवित का, तो वो कवित लिए गए हैं 1 से 30 तक, वो हमें देखने हैं। अगर हम आधुनिक काल की बात करते हैं, जो कि महत्वपूर्ण काल के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें रचनाओं से भी बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आधुनिक काल इस वर्ग का महत्वपूर्ण काल है। आधुनिक काल में भी हम देखते हैं द्विवेदी युग से को अगर विभाजित करते हैं तो यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद आ जाते हैं, जिनकी प्रिय प्रवास हमें देखनी है। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती और साकेत आ जाता है। यहाँ साकेत से सवाल अधिकांशतः आते हैं, साकेत को बारीकी से देखना है, लेकिन गुप्त जी से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्रिय प्रवास से भी प्रश्न आते हैं, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी से भी प्रश्न आते हैं। तो वहाँ हमें दोनों को ही बहुत बारीकी से स्टडी करना होगा। अब बात करते हैं हम छायावाद की। तो छायावाद में अगर हम देखें तो छायावाद में हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो प्रसाद जी की रचनाएं अधिकांशतः पूछी जाती हैं, प्रसाद जी के बारे में कम पूछा जाता है। उनकी आंसू और कामायनी जो कि बहुत विशेष हैं, कामायनी के श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा सर्ग पूछे जाते हैं। हर एक रचनाकार या कवि अपनी किसी एक पर्टिकुलर रचना को लेकर के प्रसिद्धि पा लेते हैं। हालांकि प्रसाद जी ने और अन्य रचनाएं भी की हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं, लेकिन इनकी आंसू और कामायनी बहुत पूछी जाती है। नाटकों में भी ये प्रसाद जी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, तो यहाँ काव्य में भी प्रसिद्ध रहे हैं। कामायनी ने इनको अजय कर दिया है। और यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो ननाव स्थाव बंधु, तो निराला जी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ इनकी रचनाओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी तक जो ये रचनाकार हमारे सामने आए हैं, इनमें हमें रचनाकार को भी देखना है तो बराबर इनकी रचनाओं को भी पढ़ना है। अगला हम चलते हैं सुमित्रानंदन पंत की तरफ। तो यहाँ पर छायावाद के चारों स्तंभ को लिया गया है, जिसमें पंत, प्रसाद, महादेवी, निराला, पंत जी का परिवर्तन, प्रथम रश्मि, द्रुत झरोपद के जगत के जीर्णपत्र, पंत जी से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रथम रश्मि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। महादेवी वर्मा की अगर हम बात करें तो वर्मा जी के बारे में कम पूछा जाता है, लेकिन इनकी रचनाओं में से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि जो ये रचना है या ये कविता है इनके किस संग्रह से ली गई है। अधिकांशतः महादेवी जी से यही प्रश्न आते हैं कि इनकी ये रचना किस संग्रह में संकलित है। ठीक है, अब हम आते हैं छायावाद के बाद छायावादोत्तर की तरफ। तो यहाँ रामधारी सिंह दिनकर को देखते हैं। दिनकर जो कि राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। राष्ट्रीय काव्य धारा में इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो बहुत अधिक प्रसिद्ध रही हैं। इनकी उर्वशी हमें देखना है, इसका तृतीय अंक रहा है, और रश्मि रथी इनका रहा है। तो ये हमें बारीकी से हमें इनको दोनों रचनाओं को भी देखना है, साथ ही दिनकर जी को भी देखना है। प्रगतिवाद की बात करें तो प्रगति का बाद की जितनी भी रचनाएं हैं हमें बहुत ध्यान से देखनी है। इनकी रचनाओं से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। नागार्जुन जी तो जो कि खुद में बाबा नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ मैं, तो ये प्रगतिवादी कुछ रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं। अब बात आ जाती है प्रयोगवाद और नई कविता की। तो नई कविता में जो रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं वो प्रयोगवाद की जो कविताएं हैं वो यहाँ देखिएगा। अगर हमारे अज्ञे की बात करते हैं तो अज्ञे जी की कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नाभों से कितनी बार। यहाँ भी रचनाकार और रचनाएं दोनों विशेष हैं हमारे लिए। भवानी प्रसाद जी की बात करूँ तो सतपुड़ा का जंगल बहुत विशेष है, गीत फरोश बहुत अच्छा है, और हमें मिश्र जी को भी थोड़ा पढ़ना होगा। मुक्ति बोध की भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, ये भी हमें देखना है। तो साथ ही रचनाकार को भी बारीकी से देखना होगा, क्योंकि मुक्ति बोध की फैंटेसी के कारण हम मुक्ति बोध को से सवाल जो है अधिकांशतः पूछे जाते हैं।
धूमल की बात करते हैं तो इनकी रचनाओं से प्रश्न आते हैं। नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, इनकी कौन सी रचना किस संग्रह में संकलित है, अक्सर ये प्रश्न पूछे गए हैं। धूमिल से प्रश्न कम पूछे जाएंगे, लेकिन धूमिल की रचनाओं से अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गाइज़ आज की जो ये वीडियो है सिर्फ इसलिए कि कल से हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपनी यूनिट का, यानी इकाई 5 का। तो यहाँ पर हम यूनिट में जो रचनाएं देखेंगे वो आदिकाल से प्रारंभ करेंगे। कल हमारी जो क्लास होने वाली है, जो रचना हमारी वीडियो मेरी अपलोड होगी, वो आपको पृथ्वीराज रासो के रेवा तट पे मिलेगी। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो का रेवा तट में क्या महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही उनकी कुछ महत्वपूर्ण जो सर्ग के भीतर इनके कुछ पद हैं, उनको जो इनके रचना में मतलब बीच बीच में आएंगे वो हमें देखने हैं। इनकी काव्यगत भाषागत विशेषता पर जोर डालना है चंद्रबरदाई की। तो चंद्रबरदाई से प्रश्न नहीं आएंगे, इनकी रचना से जो प्रश्न आ सकते हैं उस पर मैं आप लोगों को कल अच्छे से डिटेल में वीडियो डाल दूँगी। और उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। लगातार क्लास में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।